सन 1650 आते आते बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत भोसले घराने के विद्रोह के आगे घुटने टेकती नजर आ रही थी। सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह खुद बीमार पड़े थे और उनके पास सिवाय अफजल खान के कोई भी ऐसा नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सके। सुल्तान ने शाहजी राजे को रिहा तो कर दिया, पर उनके पीछे अफजल खान को लगा दिया और अफजल खान ने भी अपने पत्ते बड़ी चालाकी से खेले। इसे केवल शिवाजी महाराज ही समझ पाए और उन्होंने इसका इलाज भी कर दिया। मामला सिर्फ अफजल खान के पेट फाड़ने का नहीं है, बल्कि बहुत ही गहरी राजनीति का है। ये शिवाजी महाराज की कितनी बड़ी सफलता थी, इसे आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक शतरंज की पूरी बिसात आपके सामने न हो। हम इसको विस्तार से समझाने जा रहे हैं। कृपया एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। रिहा होती शाहजी ने कान्होजी जेधे को शिवाजी महाराज के पास भेज दिया। सन 1650 में शाहजी ने अपने सबसे छोटे बेटे एकोजी को बंगलौर में तैनात कर दिया और खुद संभाजी को लेकर रायचूर दोआब में विजयनगर के खंडहरों से कुछ ही दूर कनकगिरी में अपना मुख्यालय बनाया। उधर सन 1649 और 54 के बीच अफजल खान को महाराष्ट्र भेज दिया गया, आदिल शाही के वाई प्रांत का सूबेदार बनाकर शिवाजी महाराज के बिल्कुल करीब सातारा जिले में। बाहरी दुश्मन के खत्म होते ही अंदरूनी झगड़े उमड़ पड़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के अंत के बाद उससे जीते हुए इलाकों को लेकर सन 1651 में आदिल शाही और कुतुब शाही के बीच युद्ध छिड़ गया। कनकगिरी दोनों राज्यों की सीमा पर आता था, तो शाहजी भोसले और कुतुब शाही सेनापति मीर जुमला के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शाहजी ने मीर जुमला को हराकर उन्हें वापस लौटा दिया। मीर जुमला एक अद्भुत और पराक्रमी सेनापति थे। उन्होंने ईरान से भारत आकर गोलकुंडा की कुतुब शाही में मामूली क्लर्क के तौर पर नौकरी शुरू की, फिर हीरों के व्यापारी बने और फिर एक अत्यंत सफल सेनापति साबित हुए। उन्होंने रायल सीमा का क्षेत्र विजयनगर से जीता और बाद में मुगल सेवा में जाकर मुगल सेना को दूर आसाम के दूसरे छोर तक ले गए और शाहजी राजे भोसले ने मीर जुमला को हराया। तो इसी से समझ लीजिए कि शाहजी कितने काबिल सेनापति रहे होंगे। मलिक अंबर से मिले प्रशिक्षण और गंभीर विपरीत परिस्थितियों को जीतकर मिली काबिलियत की वजह से ही निजाम शाह, मुगल सम्राट शाहजहां और आदिल शाह में से कोई भी शाहजी के खिलाफ सख्त रवैया नहीं अपना पाया। शाहजी को लेकर ये सभी राजा हमेशा असमंजस की स्थिति में बने रहे, क्योंकि सामंतवाद के जमाने में एक घोर सामंती समाज में मलिक अंबर, मीर जुमला और शाहजी भोसले जैसे नायाब और कीमती सेनापति प्रशासकों को मृत्युदंड देने का मतलब खुद के ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता था। इसीलिए दशकों तक शाहजी टिके रहे। अगले के अगले भाग यानी 9वें भाग में जब हम शिवाजी महाराज के आगरा में सम्राट औरंगजेब से साक्षात्कार की बात करेंगे, तब आप इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। सामंती युग में बेटों का बड़ा महत्व था और शाहजी राजे के तीनों बेटों ने अपने पिता का भरपूर साथ दिया। इससे भोसले वंश की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। 3 बेटों में से 2 तो आगे चलकर स्वतंत्र राजा बने, लेकिन तीसरे और उतने ही काबिल संभाजी जल्द ही दुनिया से चले गए, वरना भोसले वंश सारी की सारी आदिल शाही को ही निगल जाता। और भोसले वंश का यही खतरा मोहम्मद आदिल शाह और अफजल खान दोनों को साफ नजर आ रहा था। तो संभाजी और अफजल खान की कहानियां किस तरह से जुड़ी हुई हैं, इसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब शतरंज की बिसात देखिए। सन 1653 का साल चल रहा है। शाहजी राजे अपने बड़े बेटे संभाजी के साथ कनकगिरी में गोलकुंडा की कुतुब शाही पर नजर रखे हुए हैं। उनके मझले बेटे शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के सह्याद्री के पहाड़ी क्षेत्र में 3 शक्तिशाली शत्रुओं से घिरे हुए हैं, जिन्हें अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे। और शाहजी राजे के सबसे छोटे बेटे एकोजी या व्यंकोजी बंगलौर में तैनात हैं, लेकिन उतने परिपक्व और तैयार नहीं हैं और लगभग अकेले भी हैं। अफजल खान शाहजी के साथ काम करते हुए शाहजी, संभाजी और एकोजी को तो अच्छे से समझ चुका था। अब भोसले वंश में केवल शिवाजी महाराज को ही समझना बाकी था। तो वाई में सूबेदार बनकर 4 साल तक उसे शिवाजी महाराज की गतिविधियों की अच्छी समझ हो गई। अब घटनाक्रम कैसे कैसे बदलता गया, देखते जाइएगा। शिवाजी महाराज के लिए पहली मुसीबत तो खुद अफजल खान था, जो उनके बिल्कुल पास वाई में बैठा उन्हें घूर रहा था। दूसरी मुसीबत थी यूरोपियन व्यापारियों की, जिनकी फैक्ट्रियां भारत के तटवर्ती क्षेत्र में कुकुरमुत्ते की तरह खुलती जा रही थी। वास्को डी गामा को यूरोप से दक्षिण अफ्रीका के रास्ते भारत आए हुए 150 वर्ष बीत चुके थे।
सन 1598 से डच गणराज्य और पुर्तगाल के बीच सारी दुनिया में संग्राम चल रहा था और इन 150 वर्षों में पूरब के समुद्रों पर छाए रहने के बाद अब पुर्तगाली जरा पिछड़ रहे थे। कोंकण में पुर्तगाली हावी थे। इन फिरंगी व्यापारियों पर नकेल कसने के लिए जहाजी बेड़ों और समुद्री किलों की जरूरत थी। इससे आप कोंकण में हबशी सिद्दियों की छोटी सी रियासत जंजीरा का महत्व समझ सकते हैं। सारे इतिहास में मुगलों को समुद्र कभी समझ में नहीं आया। कोंकण क्षेत्र में नौसेना के नाम पर मुगलों और आदिल शाह के पास केवल जंजीरा के सिद्दियों का साथ था, वो भी मजहब का हवाला देकर। और शिवाजी महाराज ने इस कमजोरी को भांप लिया। जंजीरा की तरह ही उस समय भारत के समुद्री किनारों पर कई सारे छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, जिन पर न तो मुगलों की और न ही स्थानीय सुल्तानों की निगाह रहती थी। और वहां ये यूरोप की तमाम व्यापारी कंपनियां व्यापार के बहाने चोरी छिपे अपना सैनिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाती जा रही थी। आने वाले समय में इनसे शिवाजी महाराज को निश्चित तौर पर खतरा था। ये थी शिवाजी महाराज के लिए दूसरी मुसीबत। लेकिन तीसरी मुसीबत इन सबसे ज्यादा गंभीर थी। सन 1653 में दक्कन के मुगल सूबेदार के रूप में राजकुमार औरंगजेब की वापसी। औरंगजेब का दक्कन का पहला कार्यकाल सन 1636 से 1644 तक था, जिस दौरान मलिक अंबर की राजधानी खड़की को मुगल मुख्यालय बनाया गया, क्योंकि बुरहानपुर, दौलताबाद, एलिचपुर और अहमदनगर पुराने पड़ चुके थे और खड़की का नाम बदलकर औरंगाबाद रख दिया गया। दक्कन के बाद औरंगजेब को गुजरात, सिंध और मुल्तान का सूबेदार बनाया गया। सन 1648 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने तैमूरी पूर्वजों की मातृभूमि समरकंद जीतने के लिए बल्ख होते हुए मध्य एशिया पर हमला किया। जब मुगल उज़्बेकों से लड़ रहे थे, तब ईरान के सफवियों ने तब से 10 साल पहले अपने हाथों से चले गए कंदहार को वापस जीत लिया, तो मुगलों का ध्यान बट गया। इस संग्राम में आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब ने एक अहम भूमिका निभाई। औरंगजेब ने तो बल्ख में उज़्बेकों को हराया भी। भारत की तरफ से मध्य एशिया पर हमला किया गया। तब से 900 साल पहले कश्मीर के सम्राट ललितादित्य के मध्य एशिया अभियान के अलावा शायद भारत से मध्य एशिया पर हमले की यही एकमात्र घटना है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सम्राट शाहजहां के समय मुगल साम्राज्य सैनिक तौर पर कितना शक्तिशाली था। लेकिन कुल मिलाकर यह अभियान विफल रहा और कंदाहार भी सफवियों के पास वापस चला गया। इस दौरान दक्कन में 6 सूबेदार आए और चले गए। इनमें आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह और औरंगजेब के मामा शाइस्ते खान के नाम सबसे प्रमुख हैं। कोई भी कुछ नहीं कर पाया। सन 1653 में औरंगजेब को वापस दक्कन भेजा गया, तो शिवाजी महाराज का अपने ही आसपास मुकाबला था उनसे उम्र में लगभग 10 साल बड़े, अफगानिस्तान तक झंडे गाड़ चुके औरंगजेब से, और वो भी मुगलों की सारी सैनिक और आर्थिक ताकत के साथ। मुगल साम्राज्य आदिल शाही के लिए भी खतरा था, यानी शिवाजी महाराज और अफजल खान के लिए साझा खतरा। शिवाजी महाराज और अफजल खान दोनों ने ही अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की। अब इस शतरंज के खेल को ध्यान से समझिएगा। समुद्री ताकतों से निपटने के लिए शिवाजी महाराज ने समुद्री किलों की एक श्रृंखला बनाने की पहल की और सन 1653 में विजयदुर्ग का समुद्री किला बनकर तैयार हुआ। इसी कड़ी में मराठा नौसेना भी अस्तित्व में आई। इसी तरह से शिवाजी महाराज की पहाड़ी किलों की भी एक श्रृंखला थी, जिसमें राजगढ़ को शिवाजी महाराज ने अपना मुख्यालय बनाया। जब तक अफजल खान वाई में बैठा था, तब तक शिवाजी महाराज ने उस तरफ कोई गतिविधि न करके कोंकण की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत किया। मैनाक भंडारी उसके पहले प्रमुख नियुक्त हुए। सन 1653-54 में रायचूर दोआब में वहां के पालीगरों का एक भयानक विद्रोह हुआ, जो शाहजी और संभाजी से काबू में न हो सका और अफजल खान को वाई से कनकगिरी बुलाना पड़ा। क्या इसके पीछे सुल्तान या अफजल खान का हाथ था? पता नहीं। अफजल खान शायद इसलिए निश्चिंत होकर चला गया कि औरंगजेब का पहला निशाना पुणे होगा, न कि बीजापुर। इस संभावना को शिवाजी महाराज ने शून्य कर डाला, औरंगजेब से मिलकर आदिल शाही के खिलाफ लड़ने का प्रस्ताव रखकर। इसकी औरंगजेब ने मंजूरी दे दी और अब मुगलों से शिवाजी को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि शिवाजी महाराज मुगलों के साथ मिलकर आदिल शाही से लड़ने जा रहे थे और वो बेरोक टोक आदिल शाही क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते थे।
सन 1654 में कनकगिरी के युद्ध के दौरान अफजल खान की ढील पोल और लापरवाही की वजह से संभाजी की जान चली गई। अफजल खान का चरित्र ही ऐसा था कि उस पर शक होना लाजमी था और कोई आश्चर्य नहीं कि ये उसका षड्यंत्र रहा हो। तो अब शिवाजी महाराज के पास अफजल खान को मारने का ये एक और मजबूत व्यक्तिगत कारण आ गया था, भाई का बदला। हालांकि इस भाग के अंत में आप समझ जाएंगे कि अगर अफजल खान को शाहजी और संभाजी मिलकर वहीं कनकगिरी में मार डालते तो आदिल शाही एक झटके में भोसले वंश के हाथों में आ जाती। बहरहाल संभाजी के जाने से शाहजी राजे का दाहिना हाथ कट गया। एकोजी अभी उतने पक्के नहीं हो पाए थे और शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में शत्रुओं से घिरे हुए थे। पर शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से समझौता करके मुगलों के खतरे की सुई अपने ऊपर से हटाकर बीजापुर और गोलकुंडा की तरफ कर दी थी। ये समझौते का मौका इन दोनों के लिए बराबर का था, लेकिन जहां एक तरफ औरंगजेब ने उल्टे सीधे तीर चलाकर इस मौके को गंवा दिया, वहीं दूसरी तरफ शिवाजी महाराज ने इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाया। औरंगजेब ने सन 1655 में गोलकुंडा की कुतुब शाही पर हमला कर दिया। इसका सिर्फ एक परिणाम निकला कि मीर जुमला कुतुब शाही को छोड़कर मुगलों की सेवा में आ गए। गोलकुंडा के बाद अब बारी थी बीजापुर की। मुगलों को इस अभियान से भी कुछ मिलने वाला तो था नहीं, पर इसका सारा फायदा शिवाजी महाराज को मिल गया। औरंगजेब और अफजल खान आपस में उलझे रहे और शिवाजी महाराज ने दो दिशाओं में निशाना लगाया, उत्तर पश्चिम में कल्याण पर और दक्षिण में महाबलेश्वर क्षेत्र पर, और इन दोनों ही जगह उन्हें भारी अप्रत्याशित सफलता मिली। महाबलेश्वर के महाज पर सन 1655-56 के दौरान शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण किया। वहां के मोरे शासक चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज माने जाते थे। इसी के कारण वे खुद को क्षत्रिय और भोसले वंश से ऊंचा मानते थे। शिवाजी महाराज से तो वे भयंकर नफरत करते थे और कई मावल देशमुखों से मोरे शासकों के पारिवारिक संबंध थे। इसीलिए सातारा जिले के क्षेत्र में मोरे वंश की तूती बोलती थी। इस कुल के चंद्रराव मोरे के नाम पर जावली की इस शाखा का ये नाम पड़ा। इस समय राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से मोरे और शिवाजी महाराज लगभग बराबर थे, बल्कि मोरे शासकों के पास तो अफजल खान का भी साथ था। पर कान्होजी जेधे शिवाजी महाराज की तरफ थे, जिनकी मदद से धीरे धीरे जावली के पड़ोसी मावल देशमुख शिवाजी महाराज की तरफ आने लगे। शिवाजी महाराज मोरे शासकों को मित्रता का प्रस्ताव देते रहे, पर मोरे नहीं माने। शिवाजी महाराज ने संभाजी कावजी के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जावली पर हमला किया, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकला। जनवरी सन 1656 के हमले में हनुमंतराव मोरे वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रतापराव मोरे मदद लेने के लिए बीजापुर चले गए और यशवंतराव मोरे रायरी के किले में शरण लेकर लड़ने लगे। यही रायरी आगे चलकर रायगढ़ कहलाया, जहां तब से 18 वर्षों बाद शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक होने वाला था। जब एक लंबे सैनिक अभियान के बाद भी यशवंतराव मोरे काबू में न आ सके, तो शिवाजी महाराज ने एक विवादास्पद कदम उठाया। उन्होंने यशवंतराव को संधि के लिए किले के नीचे बुलाकर उनकी हत्या करवा दी और उनके दो बेटों कृष्णाजी और बाजी को पुणे ले जाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया। इस पूरे चंद्रराव मोरे प्रसंग में शिवाजी महाराज के आलोचक उन पर विश्वासघात का इल्जाम लगाते हैं, पर उनके पक्ष में यह कहा जा सकता है कि मोरे अफजल खान के साथी थे, जो शिवाजी महाराज को जड़ से मिटाने पर आमदा था। शिवाजी महाराज ने मोरे वंश से मित्रता की कई कोशिशें की, तो उसके बाद यही एक रास्ता बच जाता था। इसके बावजूद शिवाजी महाराज ने उस घर की महिलाओं का पूरा सम्मान किया। जावली के पास पारघाट पर एक नया किला बनवाया गया, जिसका नाम प्रतापगढ़ रखा गया। जावली विजय से शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर के बाहर कदम रखा और यहां उन्हें भरपूर खजाना भी मिला। शिवाजी महाराज का दूसरा निशाना था मुंबई के पास कल्याण। कल्याण तब लगभग 1500 साल पुराना और काफी समृद्ध बंदरगाह था, तो यहां आदिल शाह का काफी खजाना था। शिवाजी महाराज के गुप्तचरों ने खबर दी कि बीजापुर का शाही खजाना खाली है और मुगलों का संकट देखकर आदिल शाह ने अपने कल्याण के सूबेदार मुल्ला उमर को खजाने के साथ पुरंदर और सिंहगढ़ के रास्ते बीजापुर बुलवाया है। मुल्ला उमर खजाने और एक सेना के साथ कल्याण से बाहर जैसे ही बीजापुर के लिए निकला, कल्याण के आदिल शाही अफसर सुस्त हो गए और कल्याण की रक्षा के सारे इंतजाम खत्म हो गए। शिवाजी महाराज ने दो तरफा हमला किया।
एक सेना भेजकर बीजापुर जा रहे कारवां को रास्ते में ही लूट लिया और खजाना सुरक्षित राजगढ़ के मजबूत पहाड़ी किले में पहुंचा दिया। दूसरी टुकड़ी ने पेशवा नीलकंठ शास्त्री के नेतृत्व में भिवंडी और कल्याण पर आसानी से कब्जा कर लिया। इससे जुड़ी एक किंवदंती है कि मुल्ला उमर की सुंदर बहू मराठों के हाथ लगी, पर शिवाजी महाराज महिलाओं की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए मुल्ला उमर की बहू को पूरे सम्मान के साथ वापस लौटा दिया गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि बीजापुर दरबार भौचक्का रहने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाया। वो करता भी तो क्या करता। सर पर औरंगजेब का खतरा मंडरा रहा था और फिर समस्याओं का सिलसिला चल पड़ा। नवंबर सन 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिनके भव्य मकबरे को हम गोल गुंबज कहते हैं। ये आदिल शाही की सबसे शानदार इमारत तो है ही, पर वास्तुकला की दृष्टि से एक बहुत बड़ा आश्चर्य भी है। मोहम्मद आदिल शाह के जाते ही अफजल खान पर दबाव और बढ़ गया। उनके बाद तख्त पर बैठे 15 साल के अली आदिल शाह द्वितीय और उनके पीछे उनकी मां बड़ी बेगम साहिबा, जिन्होंने सरकार अपने हाथ में ले ली। ये दोनों पहले से ही शाहजी राजे से नाराज थे। ऊपर से अफजल खान आग में घी डाले जा रहा था। अफजल खान के कारनामों से तो यही समझ में आता है कि वो बीजापुर की सत्ता हथियाने की फिराक में था। औरंगजेब ने मौका देखकर आदिल शाही पर हमला कर दिया और बीदर और गुलबर्गा को अपना निशाना बनाया। कुछ समय बाद सन 1657 में बीजापुर के प्रधानमंत्री खान मोहम्मद की हत्या हो गई। शिवाजी महाराज के इस पूरे कालखंड में कई विवाह हुए। इनका मुख्य उद्देश्य राजनैतिक था। इतिहासकार सरदेसाई ने जो सूची दी है उसके अनुसार उनकी 8 पत्नियों के क्रमशः नाम हैं सईबाई, सगुणाबाई, सोयराबाई, पुतलाबाई, लक्ष्मीबाई, सकवारबाई, काशीबाई और गुणवंताबाई। इनसे शिवाजी महाराज को कई पुत्रियां हुईं, पर सामंती युग में बेटियों के बारे में केवल इतना ही उल्लेखनीय हुआ करता था कि इनका विवाह किससे हुआ और इन्हें कितने पुत्र हुए। उधर 14 मई सन 1657 को पुरंदर के किले में शिवाजी महाराज की पहली पत्नी सईबाई ने शिवाजी महाराज के पहले पुत्र को जन्म दिया। शिवाजी महाराज ने अपने बड़े भाई संभाजी की याद में इस बालक का नाम रखा संभाजी। सन 1656 और 57 के दरमियान मराठे उत्तरी कोंकण के किलों पर टूट पड़े और उन्होंने एक के बाद एक वहां के सारे पहाड़ी किले जीत लिए, जिनमें वो माहुली भी शामिल था जहां तब से 20 साल पहले शाहजी राजे को मुगलों से समझौता करना पड़ा था और अहमदनगर की निजाम शाही का अंत हुआ था। तो 2-3 वर्षों में ही शिवाजी महाराज के इलाके और आमदनी दुगने हो गए। इसी कड़ी में शिवाजी महाराज की सेनाओं ने पहली बार मुगल इलाकों में घुसपैठ की। उन्होंने शिवाजी महाराज के जन्म स्थान शिवनेरी के पास जुन्नर और अहमदनगर पर छापे मारे। औरंगजेब की नाराजगी तय थी, पर शिवाजी महाराज ने संधि करके मामला रफा दफा कर दिया। इस तरह से बगैर किसी नुकसान के शिवाजी महाराज ने मुगलों की सैनिक ताकत का जायजा ले लिया। औरंगजेब की शिवाजी महाराज पर कठोर कार्रवाई की स्थिति इसलिए नहीं थी क्योंकि एक तो सारा ध्यान आदिल शाही से बीदर छीनने में लगा हुआ था, दूसरा उत्तर भारत में मुगल सम्राट शाहजहां बीमार पड़ गए थे। उनकी मौत की अफवाहें फैल रही थीं, तो उनके चारों बेटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। सबकी नजरें तख्ते ताउस पर लगी हुई थी। तो औरंगजेब ने बीदर जीतकर सन 1658 की शुरुआत में उत्तर भारत की तरफ कूच किया। औरंगजेब के जाते ही शिवाजी महाराज और अफजल खान को एक दूसरे को मिटाने का मौका मिल गया। दोनों आपस में युद्ध की तैयारी करने लगे। सन 1658 में पेशवा नीलकंठ शास्त्री की मृत्यु हो गई और मोरोपंत त्रिंबक पिंगले अगले पेशवा नियुक्त हुए। अफजल खान बीजापुर दरबार में शाहजी राजे को दबाने की पूरी कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज के विद्रोही तेवर के लिए बार बार शाहजी राजे को तलब किया जाता और सफाई मांगी जाती। शाहजी भी कह देते कि मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है, सरकार उसे जो भी सजा देगी मंजूर है। इसके बाद सन 1658 में शाहजी और एकोजी को तंजौर के नायक राज्य को जीतने के लिए भेजा गया। इस अभियान में उन्हें सफलता नहीं मिली। कोई आश्चर्य नहीं अगर अफजल खान पीछे से शरारत कर रहा हो। तंजौर की असफलता से बीजापुर दरबार में शाहजी राजे का वजन अफजल खान के मुकाबले कम हो गया। ये सब होते होते पूरा 1658 और आधा 1659 बीत गया। इस दौरान शिवाजी महाराज के पास दक्षिणी कोंकण जीतने का एक सुनहरा मौका आया।
जब भोसले वंश के ही सावंतवाड़ी नाम के एक छोटे से तटवर्ती राज्य पर जंजीरा के सिद्दियों ने हमला किया। शिवाजी महाराज ने हस्तक्षेप किया और सिद्दियों ने घबराकर रायरी सहित कुछ किले शिवाजी महाराज को सौंप दिए। इसी अभियान के चलते सावंतवाड़ी के सावंतों से उन्हें भवानी तलवार मिली, जो संभवतः स्पेन के टोलेडो में बनी थी और उसे यूरोपियन व्यापारी यहां लाए थे। शिवाजी महाराज का दक्षिणी कोंकण अभियान सन 1659 के मध्य तक चला और यहाँ के सभी क्षेत्रीय मुखिया उनके अधीन हो गए। इस अभियान में मराठा नौसेना भी बहुत काम आई। मुंबई से लेकर गोवा तक के सारे कोंकण पर शिवाजी महाराज का झंडा लहराने लगा। इस अभियान की याद दिलाते हैं भवानी तलवार, लगभग इसी समय बना स्वर्ण दुर्ग का समुद्री किला और बालाजी आवजी नाम के एक अत्यंत निष्ठावान सचिव, जो इस अभियान के दौरान शिवाजी महाराज की सेवा में आ गए और मराठा राज्य का एक मजबूत स्तंभ साबित हुए। शिवाजी महाराज ने जीते हुए क्षेत्रों में इतनी अच्छी व्यवस्था स्थापित की कि जनता पुराने भ्रष्ट शासकों को भुलाकर शिवाजी महाराज की मुरीद बन गई, उनके लिए मर मिटने को तैयार हो गई। तो शिवाजी महाराज की सेना में एक बहुत बड़ी संख्या किसानों की थी। शिवाजी महाराज को दबाने के लिए सन 1659 में दोबारा अफजल खान को वाई का सूबेदार बनाकर भेजा जा रहा था। सितंबर सन 1659 में शिवाजी महाराज की पहली और सबसे प्यारी पत्नी सईबाई का निधन हो गया। इस व्यक्तिगत सदमे से शिवाजी महाराज आजीवन नहीं उबर पाए। इसका उससे भी गहरा असर हुआ उनके बड़े बेटे संभाजी पर, जो तब केवल 2 साल के ही थे। मां की ममता न मिलने से एक बालक के कोमल मन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, संभाजी महाराज इसका ज्वलंत उदाहरण है। आने वाली घटनाओं से यह आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। इस दिल के दर्द को लेकर शिवाजी महाराज को अफजल खान का सामना करना था, जो बीजापुर से वाई तक के रास्ते में मंदिरों को गिराता हुआ, तबाही मचाता हुआ चला आ रहा था। उसने तो तुलजापुर और पंढरपुर जैसे तीर्थ स्थानों को भी नहीं बख्शा। जो राजा जनता की भावनाओं का अनादर करता है, वो उनका साथ तुरंत खो देता है। अक्टूबर सन 1659 में शिवाजी महाराज अफजल खान का सामना करने के लिए प्रतापगढ़ आ गए। प्रतापगढ़ की बनावट ऐसी थी कि उसे घेरा नहीं जा सकता था और ऐसी स्थिति में अफजल खान को उसे जीतने में बहुत समय और धन खर्च होता। इस पूरे प्रसंग में कान्होजी जेधे ने स्थानीय देशमुखों को शिवाजी महाराज की तरफ करके एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिवाजी महाराज को कोई जल्दी नहीं थी, इसीलिए वो आराम से अफजल खान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे और उधर अफजल खान की बेसब्री बढ़ती जा रही थी। उसने कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी महाराज के पास दोस्ती के संदेशे के साथ भेजा। खान चाहता था कि शिवाजी उसके खेमे में आए और फिर या तो वो उन्हें बंदी बना ले या मार डाले। शिवाजी महाराज खान की सारी चालें समझते थे। उन्होंने कृष्णाजी भास्कर के साथ अपने दूत पंताजी गोपीनाथ को भेजकर अफजल खान को इस बात का यकीन दिलवा दिया कि शिवाजी महाराज बीजापुर की इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर पाएंगे। वो अफजल खान से बहुत डरते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं, इसीलिए उन्हें अपने किए पर पछतावा है और वे समझौते के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो खान से अकेले ही मिलेंगे और वो भी अपने खुद के खेमे में। फिर आया 10 नवंबर सन 1659 का दिन। इस दिन अफजल खान और शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक भेंट हुई थी। कहीं कहीं पर आपको 10 नवंबर की जगह 20 नवंबर पढ़ने को मिलेगा। ये 10 दिनों का अंतर जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर का अंतर है। अफजल खान अपनी टुकड़ी के साथ आ गया और मुख्य सेना वहीं वाई में पीछे छूट गई। अफजल खान को अपनी शारीरिक शक्ति का घमंड था। प्रतापगढ़ के पास आते ही खान ने अपनी टुकड़ी को पीछे छोड़ दिया। वो शिवाजी महाराज को कमजोर समझकर प्रतापगढ़ के नीचे उनके खेमे में चला आया, केवल कुछ अंगरक्षकों के साथ। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ आए थे कि खान उनसे जरूर दगाबाजी करेगा। किले से बाहर आने से पहले वे अपने अफसरों और मंत्रियों को बताकर आए थे कि अगर वे खान के हाथों मारे जाते हैं तो उन सबको क्या क्या करना है। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने बीजापुर की सेना के पीछे अपने सैनिक जंगलों में छिपा दिए थे। अफजल खान और शिवाजी महाराज की ऐतिहासिक भेंट हुई प्रतापगढ़ के नीचे शिवाजी महाराज के खेमे में। इस भेंट में अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज को दबोचने की कोशिश की, पर शिवाजी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने फुर्ती दिखाते हुए बड़ी चतुराई से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। शिवाजी महाराज के साथियों ने अफजल खान के अंगरक्षकों को मार डाला और खान का सर काटकर भाले पर चढ़ाकर
प्रतापगढ़ की दीवार से जंगलों में छिपे अपने सैनिकों को इशारा कर दिया। इशारा पाते ही मराठे चारों दिशाओं से जंगलों से निकल निकल कर बिना सेनापति की बीजापुर की सेना पर चारों तरफ से टूट पड़े और उस सेना को तितर बितर कर दिया। अगले दिन वाई में तैनात रुस्तमे जमान और अफजल खान के बेटों पर शिवाजी महाराज ने हमला किया और उन्होंने बीजापुर की सेना को कुचल डाला। रुस्तमे जमान पकड़ा गया और अफजल खान का एक बेटा फजल खान अपनी बची खुची सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। इस मौके का शिवाजी महाराज ने पूरा पूरा फायदा उठाया और 3 हफ्तों में कोल्हापुर जिले पर कब्जा कर लिया। कई किले जैसे वसंतगढ़, खेलना या विशालगढ़, रंगना और कोल्हापुर के पास पन्हाला शिवाजी महाराज के हाथों में आ गए। लेकिन शिवाजी महाराज ने रुस्तमे जमान को छोड़कर शायद बहुत भारी भूल की। दिसंबर सन 1659 में रुस्तमे जमान और अफजल खान के बेटों ने पन्हाला पर चढ़ाई कर दी। लेकिन 28 दिसंबर को पन्हाला में एक घमासान युद्ध हुआ जिसमें बीजापुर की सेना की धज्जियां उड़ गईं। बची हुई सेना को शिवाजी महाराज की एक टुकड़ी ने बीजापुर तक खदेड़ दिया और मराठों ने रायबाग, लक्ष्मेश्वर और गड़ग लूट लिए। इस अफजल खान प्रकरण को महाराष्ट्र में आज भी याद किया जाता है, शायद इसलिए भी कि हिंदुओं की पौराणिक कथा में नरसिंह भगवान ने इसी तरह से हिरण्यकश्यप का वध किया था। अब अगला प्रकरण यानी शाइस्ता खान की कहानी भी महाराष्ट्र में अच्छी खासी मशहूर है।